हेलो गाइज, होप यू साउंड्स गुड। स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो लगभग हर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं कि किसी एग्ज़ाम में ये चैप्टर आ रहा है तो हम उसी लेवल के क्वेश्चन करें। हम ऐसे शुरुआत करेंगे कि अगर ये चैप्टर किसी भी एग्ज़ाम में आ रहा है तो हर एग्ज़ाम के क्वेश्चंस कवर हों और आप वो क्वेश्चंस कर पाएँ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और यह समझते हुए कि अगर कोई नया बच्चा भी अगर पढ़ रहा है तो उसको सब कुछ समझ आए। हम शुरुआत इजी क्वेश्चन से करेंगे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक जाएंगे। लेवल डिफ़िकल्ट होता जाएगा। अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं और आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों। तो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा परसेंटेज। और यह परसेंटेज चैप्टर एक ऐसा है चैप्टर है जो लगभग हर टॉपिक में यूज़ होने वाला है। इसके टर्म्स एंड कंडीशन, इसके जो भी फॉर्मूले हैं लगभग आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई भी चैप्टर में कैलकुलेशन में किसी भी तरह की दिक्कत होने वाली नहीं है। शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको भी कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी अपने से, जैसे स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है। स्क्वायर निकालने, क्यूब निकालने, आपको लगभग 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए और 1 से लेके 30 तक ही क्यूब रूट आपको याद होने चाहिए। आप उनको एक अपने हिसाब से किसी भी पेज में एक ही जगह पे नोट करके रख लें और डेली उनको केवल आपको 5 मिनट ही देनी है। आप सुबह उठते हो या फिर कुछ भी करते हो, खाना खाते हो, कहीं पे जा रहे हो साथ, तो उस टाइम पे आप रिपीट कर सकते हो। उससे आपको बेनिफिट होगा। एक बार में तो कुछ भी किसी के भी याद नहीं होता। आपको एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करोगे तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद आपको उंगलियों पे सब कुछ रटा जाएगा वो। तो इसी उम्मीद के साथ हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज चैप्टर। और हमारा जो भी कंटेंट रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही समझने वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा। चलो शुरुआत करते हैं। परसेंटेज इज ए मैथ टॉपिक दैट वी नीड इन ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक. Percentage based questions are asked in every chapter of arithmetic, so practice and expertise are essential. Furthermore, solving percentage questions also helps us understand many other basics. मतलब कि परसेंटेज चैप्टर है ये लगभग अरिथमेटिक के हर चैप्टर में यूज होने वाला टॉपिक है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हर चैप्टर में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस और इसका अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और जैसे जैसे हम इस चैप्टर को समझेंगे तो हमारे इतने सारे बेसिक्स और भी हमारे दिमाग में नई नई चीज़ें, बेसिक चीज़ें रिवाइज होंगी, नई नई चीज़ें आएंगी। तो ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपको ध्यान से पढ़ना होगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने परसेंटेज के बारे में बताया। परसेंटेज है वो पर 100 को रेफर करते हैं। परसेंटेज रेफर्स टू पर 100। और इसको हम कैसे लिखेंगे? 6% है तो इसको हम डिनोट कर देंगे परसेंट। तो 6 का परसेंट सेंट यानी 100, तो मतलब कि पर 100, तो 6 इंटू 100। इसका हम लिख सकते हैं 6 आउट ऑफ 100। और किसी भी नंबर को टू कन्वर्ट ए नंबर इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई इट बाय 100। अगर किसी भी नंबर को हमें परसेंटेज में
कन्वर्ट करना है तो इसको हमें 100 से गुना करना पड़ेगा। जैसे कि हमें 6 दिया, इसको अगर हम परसेंटेज में कवर करेंगे कन्वर्ट करेंगे तो हमें लिखना होगा 6 गुणा 100%। इसका मतलब 6 ही हुआ। अगर इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हम, जैसे यहाँ पे लिखा है कन्वर्ट ए परसेंट इनटू नंबर डिवाइड इट बाई 100, तो ये परसेंटेज हो गया। परसेंटेज को अगर हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो परसेंटेज किसी का 1/100, तो ये आ गया हमारा 6। अब हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं डायरेक्ट, जो आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी, और सारे के सारे फॉर्मूले हमने एक ही जगह पे कर दिए हैं कि आपको देखने में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं हो, रिवाइज करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो हमारा पहला रूल रहेगा अगर एक संख्या, अगर मान लो कोई भी एक संख्या है ए है, अगर उसको हम कम कर देते हैं और कम होने के बाद में अगर वो बी हो जाती है तो परसेंटेज में कितनी कमी होगी, अगर ये निकालना है तो हमारे पास एक संख्या थी ए, इसको हमने कम किया, कुछ कम किया, कम करने के बाद में वो होगी बी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है। जैसे हमारे पास 100 है, हमने इसमें से 20 माइनस किया तो हमारे पास कितना आया 80। तो ये कितना कम हुआ है वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास स्टार्टिंग में संख्या थी उसका और जो हमारे पास संख्या आई है उसका डिफरेंस कितना होगा, उसका डिफरेंस 20, उसका डिफरेंस, और नीचे हमेशा वही लिखेंगे जो हमारे पास शुरुआत में जो भी संख्या थी वो हम नीचे लिखेंगे, चाहे वो प्रतिशत कमी पूछे या प्रतिशत वृद्धि पूछे, कुछ भी पूछे, हम उसको प्रारंभिक संख्या को हम नीचे ही लिखेंगे। तो हमारे पास प्रारंभिक संख्या क्या थी, ये थी, और प्रतिशत कमी पूछिए, प्रतिशत पूछिए तो हम 100 से गुणा करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया a माइनस बी अपॉन ए इंटू 100। और इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं गाइस। जैसे हमारे पास 100 था, 100 20 कम किए 80 हो गए, तो इसमें परसेंटेज कमी कितनी है, कितने की कमी हुई यहाँ पे 20 की, इन दोनों का डिफरेंस 20 की कमी हुई है। और प्रारंभ में कितनी संख्या थी हमारे पास 100, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, 20 की कमी हुई है, 100 में से 20 की कमी हुई है इंटू 100, तो हमारे पास कितने परसेंटेज 100 से गुणा किया है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20%। सेम इसी तरीके से अगर एक संख्या ए कम होकर बी हो जाती है तो प्रतिशत कमी, सॉरी गाइस ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये हमारे पास होगा बी, बी कम होकर ए हो जाती है तो प्रतिशत कमी हो जाएगी बी माइनस ए अपॉन बी इंटू 100। फिर थर्ड फॉर्मूला है, अगर एक संख्या में x प्रतिशत की वृद्धि होती है और फिर y प्रतिशत की वृद्धि होती है तो प्रतिशत वृद्धि, कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हो जाएगी। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए जिसमें लगातार 2 बार वृद्धि हो रही है तो उसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना है कि पहले कितनी वृद्धि हुई x, फिर वृद्धि हुई y, ठीक है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये रहेगा हमारे पास, इतने प्रतिशत की ओवरऑल वृद्धि।
ठीक है गाइस। जैसे हमारे पास दो संख्या है ना, दो लगातार वृद्धि हो रही है, दो मानों में लगातार वृद्धि हो रही है, तो इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दो लगातार मानों के लिए जैसे हमारे पास आयत है, आयत की लंबाई है उसमें वृद्धि कर दें, फिर उसकी चौड़ाई में भी वृद्धि कर दें। इससे क्वेश्चन हम आगे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। और जैसे वर्ग है, तो वर्ग में जैसे एक भुजा को a% की वृद्धि करते हैं, तो x की जगह भी हम a ही लिखेंगे और y की जगह भी a ही लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, a प्लस a इंटू a अपॉन 100%। ये हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a प्लस a स्क्वायर अपॉन 100%। ये वर्ग के लिए हो जाएगा। अगर एक संख्या में x% की वृद्धि हो रही है और फिर y% की कमी हो रही है, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी होगी। जहाँ पे वृद्धि दिख जाए आपको प्लस का साइन यूज करना है, और जहाँ पे आपको कमी दिख जाए वहाँ पे माइनस का साइन यूज करना है। तो सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर फॉर्मूला तो वही ऊपर वाला सेम ही रहेगा, बस जहाँ पे वृद्धि है वहाँ पे हम प्लस करेंगे, और जहाँ पे कमी है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पहले वाले फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, x% की वृद्धि है तो x का x, फिर y% की कमी हुई है तो माइनस, कमी के लिए माइनस x माइनस वाई, फिर प्लस x इंटू माइनस वाई अपॉन 100%। तो इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई माइनस, ये माइनस हमारा क्या, हम इसको आगे भी लिख सकते हैं, इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। एक्स वाई अपॉन 100%, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डायरेक्ट। फिर फिफ्थ फॉर्मूला क्या है हमारा, अगर एक संख्या में x% की कमी होती है और फिर y% की कमी होती है, दोनों ही हम कमी कर रहे हैं, तो कमी के लिए क्या बताया था आपको, ये माइनस का साइन यूज करना है। तो माइनस x माइनस वाई प्लस माइनस x इंटू माइनस वाई अपॉन 100। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस x माइनस वाई, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो वो प्लस का साइन हो जाएगा, प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जो यहाँ पे लिखा गया है। फिर सिक्स्थ रूल क्या है गाइस, यदि एक वस्तु का मूल्य x% बढ़ जाता है तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए कि खर्चा हमेशा एक जैसा रहे। हम यहाँ पे सारे फॉर्मूले एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ, जिससे आपको आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको तो हम बेसिक से करेंगे ही, लेकिन उस टाइम पे आपको ये रहेगा, हाँ ये फॉर्मूला मैंने कहीं तो पढ़ा है, तो वो फॉर्मूला रिवाइज होगा तो क्वेश्चन अगर आप एक जैसे क्वेश्चन 2-3 बार निकालोगे तो वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा फॉर्मूला। इसीलिए सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के आपको रिवाइज करवा रहे हैं गाइस। तो इन सबको सारे एक जगह लिखे हुए आप भी एक बार एक दिन में, जब तक हमारा परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट ना हो तब तक आप दिन में 10 मिनट भी दोगे तो इनफ है, और एक बार रिवाइज कर लेना जिससे आपको आगे क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि एक वस्तु का मूल्य x% बढ़ा दिया है, उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्चा सेम रहे। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस पे ध्यान देना। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, x% की हम
इसके मूल्य में वृद्धि कर दी है और उस वस्तु की खपत में यानी कि उस कंजप्शन हम कितना कम करें कि खर्चा हमारा जितना पहले था मूल्य बढ़ने के बाद भी हमारा खर्चा सेम ही रहे। अगर हम 100 रुपये खर्च करते हैं किसी चीज़ पे और मान लो कि एक महीने बाद वो वस्तु 110 रुपये हो गई, तो 10 रुपये की बढ़ोतरी हो गई एक महीने में, लेकिन हमारे पास तो 100 रुपये ही है एक महीने बाद भी। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, कंज्यूम कितना कम कर देंगे हम कि हमारा खर्चा 100 रुपये ही रहे। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा कि जितने प्रतिशत की मूल्य में बढ़ोतरी हो रही है उसको हम ऊपर लिखेंगे, अक्स बड़ा है अक्स को ऊपर लिखेंगे। और प्रतिशत चैप्टर कर रहे हैं तो उसके लिए हम बेसिक 100 ही यूज करते हैं। तो 100 पे जैसे 100 पे ये कितना बड़ा एक्स इंटू 100%, ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। और बेसिक से फॉर्मूला कैसे आया है कैसे नहीं आया है ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। एक बार के लिए आप केवल फॉर्मूले थोड़े से दिमाग में रखना है आपको, जिससे आपको दिक्कत ना हो आगे क्वेश्चंस करने में। सेम ऐसे ही जैसे एक वस्तु का मूल्य x% कम हो जाता है तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करें। अगर मूल्य में कमी हो रही है तो हम कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। अगर 100 की चीज़ हमें एक महीने बाद 90 की मिल रहे हैं तो हम एक महीने बाद 100 रुपये में थोड़ी ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। तो वो कितने प्रतिशत ज़्यादा खरीद सकते हैं उसके लिए भी सेम ही रहेगा हमारे पास 100/100 प्लस एक्स। सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि x प्रतिशत की कमी हुई है। तो 100 माइनस एक्स इंटू 100%, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। फिर हमारे पास घनाभ के क्वेश्चंस हैं, घन के क्वेश्चंस हैं, वो देखते हैं। तो घनाभ में 3 भुजाएं होती हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई में मान लो हमने x% की वृद्धि करी, चौड़ाई में b% की वृद्धि करी और ऊंचाई में c% की वृद्धि करी है। तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी टोटल। घनाभ का फॉर्मूला तो याद ही होगा आपको, इसका आयतन कैसे निकालते हैं हम। घनाभ का आयतन निकालने के लिए a इंटू बी इंटू सी फॉर्मूला होता है। फिर यही हमारे पास क्या हो जाएगा बढ़ के a% की वृद्धि हुई है तो 100 प्लस a इंटू b% की वृद्धि चौड़ाई में और c% की इंटू में 100 प्लस c, ये हमारे पास आ गया। ये पहले का आयतन ये बाद का आयतन। तो हमें तो ये पूछा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो इस आयतन में से बाद वाले आयतन बढ़ के आएगा हमारे पास। तो बाद वाले आयतन में से पहले वाला आयतन को हम घटाएंगे। फिर मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास पहले जो मूल्य होता है, जो भी नंबर होता है वही हम नीचे लिखते हैं। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस क्या है वो ऊपर लिखेंगे, फिर नीचे ये लिखेंगे, पहले वाली वैल्यू को नीचे लिखेंगे a इंटू बी इंटू सी और इंटू में 100% करते हैं प्रतिशत निकालने के लिए। तो इस चीज़ को सोल्व करने पे हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया है कि आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, तो ये डायरेक्ट याद कर लेना। a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100। ये 100 यहाँ पे आएगा नीचे, प्लस ए बी सी अपॉन
ये आ जाएगा, ये इसके नीचे यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 100%। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। और यही चीज़ हम घन के लिए निकालेंगे तो घन की पता है हमें कि तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो b की जगह भी हम a ही लिखेंगे, c की जगह भी a ही लिख देंगे। सेम फॉर्मूले में हम a b c तीनों की वैल्यू सेम कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 3a प्लस 3a स्क्वायर अपॉन 100 प्लस a क्यूब अपॉन 100 इंटू 100 इंटू में 100%। ये हो जाएगी टोटल वृद्धि हमारे पास। नेक्स्ट फॉर्मूला है, यदि किसी कस्बे की आबादी दी हो या किसी वस्तु का मूल्य दिया हो, कुछ भी दिया हो, हमें दोनों चीज़ें लिखती हैं एक ही जगह। अगर उसका मूल्य प्रारंभिक वैल्यू हमारे पास अगर p है और इसमें हर साल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, r% की वृद्धि हो रही है हर साल हमारे पास, तो इसके लिए हमसे दो चीज़ें पूछ सकता है एग्जाम में कि t वर्ष बाद में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी और t वर्ष पहले उसकी वैल्यू क्या थी, ये पूछ सकता है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, अगर बाद का पूछे तो बाद में अगर वृद्धि हो रही है r% की, हर साल वृद्धि हो रही है, तो बाद की वैल्यू पूछे तो वो बढ़ के आएगी तो हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह यूज करेंगे। p में हर साल कितनी की वृद्धि हो रही है, 1 प्लस r/100 पहले साल, दूसरे साल सेम है 1 प्लस r/100 की वृद्धि दूसरे साल भी है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि p इंटू r की वृद्धि हो रही है 100 में, तो 100 प्लस r/100। अब कितने साल के लिए पूछ रहा हो उतने ही बार ये टर्म्स लिखेंगे, इसलिए हमने ऊपर ये t लगाया है कि जितनी साल के लिए पूछे उतनी बार ये वैल्यू हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो ये आ जाएगा t हमारे पास। और सेम ऐसे ही अगर t वर्ष पहले का पूछे तो ये माइनस चिन्ह आएगा गाइस, p इंटू 100 माइनस, अगर हर साल वैल्यू बढ़ रही है r% की दर से बढ़ रही है और अगर पहले की वैल्यू पूछ रहा है तो वो तो कम ही मिलेगी ना, कम मिलेगी, तो उसके लिए हम 100 में से कम करेंगे यार, 100 माइनस r/100 की पावर t। जितने साल पहले की वैल्यू पूछे उतने साल के हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास अगला फॉर्मूला है कि एक वस्तु के मूल्य में x% की कमी करें या वृद्धि करें तो एक व्यक्ति उस वस्तु को y रुपए में अगर कमी कर रहे हैं तो a kg कम खरीद पाता है, और अगर x% की वृद्धि करेंगे तो वो a ज़्यादा खरीद पाता है। दोनों चीज़ें एक ही जगह लिखती हैं, खरीद सकता है। तो इससे हमारे पास क्वेश्चन क्या बनता है, एक तो क्वेश्चन बनता है कि वस्तु की कम हुई या बढ़ी हुई प्राइस क्या है, या तो ये पूछ ले या फिर हमसे पूछ ले कि प्रारंभिक मूल्य क्या रहा है उस वस्तु का। अगर कमी या बढ़ी हुई प्राइस पूछे, कम हुई प्राइस या बढ़ी हुई प्राइस पूछे, तो हम सिंपली निकाल सकते हैं x इंटू वाई, x% की कमी और कितने रुपए में, y रुपए में, x%, तो x% यहाँ पे लिख के कितने रुपए में, y रुपए में
कितनी कम या ज़्यादा खरीद सकता है, कितने केजी, वो हमें दी होगी वैल्यू, वो हम नीचे लिखेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा डायरेक्ट कि अगर कम खरीद पा रहा है तो वो कितनी कम खरीद पा रहा है, और ज़्यादा खरीद सकता है तो बढ़ी हुई प्राइस क्या है। अगर ज़्यादा खरीद पा रहा है तो उसकी वैल्यू कम हुई होगी, तो कम के लिए और ज़्यादा के लिए हम यहाँ से निकाल लें। फिर दूसरा पूछ सकता है हमसे कि उसकी प्रारंभिक मूल्य क्या रहा है, क्या है। तो उसके लिए कमी के लिए माइनस चिन्ह यूज कर लेंगे। फॉर्मूला हमारे पास सेम ही रहेगा, ये XY अपॉन 100 प्लस माइनस एक्स, ये हमारे पास आ जाएगा। अगला फॉर्मूला क्या है, एक्स लीटर मिश्रण में। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं गाइस। एक्स लीटर मिश्रण में अमल या दूध या कुछ भी चीज़ दे हमें, उससे मतलब ही नहीं है। अगर मिश्रण में कुछ भी, कोई भी जो मिश्रण जिस भी चीज़ का बना रहे हैं उसकी मात्रा अगर मान लो कि 1% है, इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि अम्ल या दूध या कुछ भी दिया हो उसकी प्रतिशत मात्रा 20% हो जाए। तो उसमें हमें मान लो कि पानी और दूध का मिश्रण बना रहे हैं, और दूध उसमें कितना प्रतिशत है, 1% हमारे पास। तो उसमें और कितना पानी मिलाएं कि दूध है वो 20% हो जाए, ये बोल रहा है। तो इसके लिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हमारे पास टोटल कितने लीटर का मिश्रण है वो, उसमें हम क्या करेंगे कि पहले जो वैल्यू थी हमारे पास, जैसे 1% थी, बाद में क्या करनी है, 20% कम हुई है ज़्यादा हुई है उसका डिफरेंस ले लेंगे, A माइनस B। और हमें प्रतिशत मात्रा कितनी करनी है, 20% करनी है। तो नीचे क्या कर देंगे, B। ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। यदि परीक्षार्थी ने एक परीक्षा में 1% अंक प्राप्त किए हैं और P अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, उसी परीक्षा में एक अन्य परीक्षार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए और न्यूनतम से Q अधिक अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर किसी स्टूडेंट ने 1% अंक प्राप्त कर लिए और वो फेल हो गया, P नंबर उसके कम आ गए इसलिए वो फेल हो गया, और दूसरे स्टूडेंट ने क्या किया है, 20% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए उस जितने नंबरों की रिक्वायरमेंट थी उससे Q अधिक अंक लेके आया हो। तो अधिकतम अंक कितने, अधिकतम अंक से मतलब है कि वो पेपर या एग्जाम हुआ है वो कितने नंबर का हुआ है, ये पूछा गया है। तो 100 इंटू P अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है और Q अंक से उत्तीर्ण हुआ दूसरे वाला, तो P प्लस कितने कम अंकों से और कितने ज़्यादा अंकों से पास हुआ, वो उन दोनों का योग बटे जितने भी प्रतिशत उन्होंने लेके आए हैं उनका डिफरेंस, ज़्यादा में से कम वाला घटा देंगे यहाँ। ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा कि वो एग्ज़ाम कितने नंबर का हुआ है, अधिकतम कितने अंकों का था। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, एक परीक्षा में 1%
अभ्यर्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए और 20% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ये एग्जाम्पल लिया है, आपको सब्जेक्ट कोई भी दे सकता है या ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं टर्म्स चेंज करके। इसमें दिया है 1% स्टूडेंट्स है वो गणित में फेल हो गए हैं और 20% है वो अंग्रेजी में फेल हुए हैं और सी अभ्यर्थी दोनों विषय में फेल हुए हैं, वो हैं सी। तो दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने हुए हैं, तो हम 100 में से निकालेंगे वैल्यू तो प्रतिशत के लिए, तो 100 माइनस उत्तीर्ण की निकालनी है तो जितने फेल हुए हैं वो तो घटाएंगे ना, तभी तो उत्तीर्ण का आएगा। तो इसलिए 1% गणित में फेल हुए हैं प्लस माइनस चिन्ह हमने बाहर ही ले लिया है, तो अंदर टोटल गणित में इतने फेल, अंग्रेजी में इतने फेल, फिर दोनों में कितने फेल हुए हैं वो हमेशा ही इनके ऑपोजिट साइन यूज करेंगे। ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ पे हम लेंगे नेगेटिव। कॉमन सब्जेक्ट में कॉमन फेल या पास होने वालों के लिए हम यूज करेंगे सी ये आ जाएगा। क्योंकि ये हम ऐसा क्यों करते हैं कि मान लो कि 70 स्टूडेंट हैं वो इसमें गणित में फेल हुए हैं, मान लो कि 50 है वो अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और हम ये भी मान के चलते हैं कि इन 70 में 20 स्टूडेंट वही हैं जो अंग्रेजी में भी फेल हुए हैं, तो ये 20 दोनों में फेल हुए हैं ना, दोनों में कॉमन हो गए, तो यही वैल्यू हमें सी दी गई है जो गणित में फेल हुए हैं और अंग्रेजी में। तो ये 2 बार काउंट हुआ है, 2 बार काउंट हुआ है, तो एक बार की वैल्यू हम घटा देते हैं, क्योंकि ये 20 इस 70 में आ ही गया है यहाँ पे ए वाली वैल्यू में, और 50 वाली वैल्यू में भी 20 ऑलरेडी है इंक्लूडेड, तो बी इन दोनों का योग में से अगर एक बार 20 घटा देंगे तो हमारे पास इस टोटल में केवल एक ही बार 20 बचेगा, समझ गए। इसलिए हम यहाँ पे ये घटाया है एक बार, तो 100 माइनस ए प्लस बी माइनस सी, 100 में से घटा देंगे, ये फेल वाली वैल्यू घटाई हमने 100 में से, तो हमारे पास पास वाले स्टूडेंट की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगला है किसी भी विषय में अनुत्तीर्ण फेल होने वाले अभ्यर्थियों का प्रतिशत। किसी भी विषय में, हमें यह नहीं बोला कि मैथ्स में या अंग्रेजी में, किसी भी विषय के लिए बोला गया है, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी माइनस प्रतिशत, क्योंकि सी ए में भी है बी में भी है, यहाँ पे समझाया था ना आपको 20 ये एग्जांपल लेके 70 50 और 20 का, तो वही वाली बात है। इसमें एक बार की वैल्यू घटा देते हैं, तो इसमें फेल होने वाले स्टूडेंट का प्रतिशत आ जाएगा हमारे पास। फिर अगला फॉर्मूला क्या है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण अंक A% है, यानी कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत की आवश्यकता है ए। यदि कोई अभ्यर्थी B अंक प्राप्त करता है, अगर किसी स्टूडेंट ने B मार्क्स प्राप्त किए हैं और C अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, मतलब उसने A से कम ही प्राप्त किए हैं, B की वैल्यू A से कम है और उसको C नंबर और चाहिए होंगे, C अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, C अंक से फेल हुआ, मतलब इसको C अंक C जितने मार्क्स और भी चाहिए होंगे उसको पास होने के लिए, A% लाने के लिए। तो हमारे पास कुल कितने अंक हो गए हैं, तो टोटल मार्क्स कितने हुए हैं हमारे पास, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ है वो निकालने के लिए 100 इंटू
बी उस वो लेके आया, सी उसको चाहिए थे, तो उसको पास होने के लिए तो इतने चाहिए थे। और उत्तीर्ण अंक क्या है? ए। ए प्रतिशत को नीचे लिख दिया हमने, प्रतिशत के लिए 100 ऊपर चला गया है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमारे 14 रूल हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको केवल समझ में आया है या नहीं आया है, आपको केवल एक बार रिवाइज करना है, याद हो या ना हो। ये सब चीज़ें जब हमारी प्रतिशत की क्लास पूरी कंप्लीट हो जाएगी क्वेश्चंस के लिए, हमने आगे जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में उन क्वेश्चंस को लिया है, अलग अलग टाइप वाइज किया हुआ है कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। और इजी टू हार्ड इसका लेवल रहेगा, क्वेश्चंस का फॉर्मेट रहेगा हमारे पास। ये फॉर्मूले आपको समझ आए या ना आए, एक बार आपको केवल रिवाइज करनी है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपको फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे, और उसके बाद आपको फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस निकालोगे, फॉर्मूले की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस तो आप उंगलियों पे निकाल लोगे, दिमाग में निकाल लोगे। ये हमारे पास 14 फॉर्मूले हैं, या रूल कह लो या फॉर्मूले कह लो। इसको आपको रिवाइज करते रहना है।